हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 15 अगस्त को तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लिया और अब वह सरकार बनाने की ओर अग्रसर हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और उन्होंने कहा कि जो पहले उन्होंने कार्रवाई किया था 1996 से लेकर 2001 तक, उसको वो दोहराएंगे नहीं और अपने देश के ज़मीन को किसी दूसरे के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और उन्होंने ये भी आश्वस्त किया कि किसी को भी देश छोड़ने की आवश्यकता नहीं है और जो भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस विभिन्न देशों के साथ में उनके हैं, उनको भी यहाँ से छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो एक प्रकार से उन्होंने एश्योरेंस दिया। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि तालिबान का जो पिछला इतिहास रहा है और जिस प्रकार से उन्होंने क्रूर कार्रवाई किया है और जिस प्रकार का उनका सिद्धांत है जो कट्टरपंथी देवबंदी विचारधारा पर आधारित है, ट्राइबल्स रूल्स पर आधारित है और शरिया के कानून को वो पूरी तरह से अमली जामा पहनाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे जो वहाँ अल्पसंख्यक हैं उनका जीना दूभर हो गया है। आप जानते हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अफ़गानिस्तान में अनेक प्रकार के इथनिक ग्रुप रहते हैं और ये ट्राइबल जो समूह है उसमें सबसे बड़ा समूह पख्तूनियों का है। और जो तालिबान जो अभी जो संगठन है उसमें अधिकांश लोग पख्तून हैं। तो ऐसी स्थिति में जो दूसरे जो इतने ग्रुप हैं वो काफ़ी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और जैसा कि अभी हाल में विभिन्न प्रकार के मीडिया में आया कि नॉर्दर्न अलायंस को पुनः जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सलेह और अहमद शाह मसूद, इनके नेतृत्व में बहुत सारे जो मिलिशिया ग्रुप हैं जो पहले भी इकट्ठे हुए थे, वो तालिबान को फाइट देने के लिए तैयार कर रहे हैं, सेना इकट्ठा कर रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति होती है तो फिर अफगानिस्तान में पुनः सिविल वार हो सकता है और जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि अभी जो तालिबान सरकार अफगानिस्तान में आई है उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ पाकिस्तान का है और पाकिस्तान ने हर प्रकार से उसकी मदद की है, आर्म्स दिए हैं, लॉजिस्टिक मुहैया करवाई है। तो ऐसी स्थिति में यह निश्चित है कि अगर नॉर्दर्न अलायंस युद्ध करता है तो ऐसी स्थिति में उसे पाकिस्तान से भी युद्ध करना होगा। तो दोस्तों, इसका प्रभाव क्या पड़ा खास करके हिंदुस्तान पर। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 30 साल से जम्मू कश्मीर आतंकवादियों की घटनाओं से प्रभावित रहा है। अनेक प्रकार के आतंकवादी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से ऑपरेट होते रहे हैं और समय समय पर उन्होंने हिंदुस्तान के विभिन्न जगहों पर वारदात भी किया है। तो अब जब तालिबान का शासन अफगानिस्तान में हो गया है तो ऐसी स्थिति में अंदेशा यह है कि जैसे मोहम्मद या हरकुत उल अंसार या लश्कर तैयबा जो दुर्दांत आतंकवादी संगठन हैं, ये पुनः एक्टिव होंगे और इस फिराक में रहेंगे कि किसी न किसी तरह से जम्मू कश्मीर के जो राजनीतिक स्थिति है उसको डिस्टर्ब किया जाए। तो इस पर हमें चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। दूसरा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। जैसा कि मैंने अभी लिखा है कि हालांकि ये अभी देखने में ऐसा लगता है कि तालिबान और पाकिस्तान का दोनों का गठजोड़ है, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए
कि तालिबान में जो अधिकांश लोग हैं वो पख्तून हैं, और पख्तून दुरान लाइन के इस पार मतलब पाकिस्तान साइड में भी काफ़ी तादाद में रहते हैं और पश्तो भाषा बोलते हैं। और यह भी बात ध्यान देने योग्य है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बाउंड्री लाइन है, जिसको कि डुरांड लाइन कहते हैं, उसको कभी भी पख्तूनियों ने मान्यता नहीं दिया। तो ऐसी स्थिति में यह भी हो सकता है कि जब तालिबान पूरी तरह से स्थापित हो जाएगा अफगानिस्तान में, तो उसके बाद में यह मुद्दा जरूर उठेगा और वो डुरांड लाइन को कभी नहीं मानेंगे। पहले भी नहीं माने थे और अब भी नहीं मानेंगे। तो यह सबसे बड़ी समस्या है जो पाकिस्तान अभी समझ नहीं रहा है। दूसरी बात कि हालांकि बॉर्डर को सील कर दिया गया है, लेकिन हजारों लाखों की तादाद में अफगानी पाकिस्तान में शरणार्थी के तौर पर आएंगे और यह पाकिस्तान के अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से प्रभावित करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट जो इसका इम्पैक्ट होगा वो ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना का जो सिंकियांग प्रोविंस है, वहाँ पर जो आतंकवादी संगठन ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट काम कर रहा है। तो अब जब तालिबान का शासन अफगानिस्तान में हो गया है, तो चाइना तालिबान पर दबाव डालेगा और इस संगठन को, जिसको कि अमेरिका ने पहले बैन कर दिया था, फिर 2020 में बैन हटा लिया था, तो इस संगठन या अन्य जो दूसरे जो आतंकवादी संगठन जो काम कर रहे हैं उसको बंद किया जा सकता है। क्योंकि अभी हाल के मीडिया से हमें क्या जानकारी मिली कि चाइना बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा है और वो अब मूक दृष्टा के रूप में नहीं रहना चाहता है। अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स में वो अपना भागीदारी निभाना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में चाइना, पाकिस्तान और तालिबान के गठजोड़ से इनकार नहीं किया जा सकता। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान का रवैया शुरू से ही तालिबान के विरोध में रहा है। ऐसी स्थिति में ये तीनों देशों का गठजोड़ हमारे लिए बहुत ही गंभीर खतरा उत्पन्न करने वाला है। ऐसी परिस्थिति में जियोपॉलिटिक्स के चेंज होने का संभावना है। तो इसीलिए भारत सरकार को इस पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है और हमें अपने डिप्लोमेटिक चैनल और साथ साथ मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस के फ्रंट पर पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। एक जो इसका और इम्पोर्टेंट जो फॉलोआउट होगा वो ये है कि विश्व में जो विभिन्न प्रकार के जो आतंकवादी घटना चल रहे हैं, अब हो सकता है कि तालिबान उनको परोक्ष रूप से मदद करे। तो जो सेफ जो हाइडॉट, टेररिस्ट हाइडॉट से इनकार नहीं किया जा सकता और यह विश्व शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न होने वाला है। और इसमें यूएनओ को विशेष रूप से भूमिका अदा करने की आवश्यकता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि पिछले 20 साल में भारत सरकार ने $3 अरब से ज़्यादा वहाँ पर अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया है और जो बुनियादी ढांचा है उसे बनाया गया है, अफगानिस्तान के पार्लियामेंट को बनाया गया है, विभिन्न प्रकार के डैम का निर्माण किया गया है। तो हमें ये कोशिश होना चाहिए कि ये जो हमारे इतने पैसे जो इन्वेस्टमेंट में लगे हैं वो डूबना नहीं चाहिए और हमें कम्युनिकेशन चैनल तालिबान से खोलना चाहिए। लेकिन ये समय और परिस्थिति पर निर्भर करेगा कि हमें किस हद तक उनके साथ में रिलेशन रखना है। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि ये सारे इम्पोर्टेंट जो प्रभाव हैं वो आने वाले दिन में देखने को हमें मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।